प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव उसका अनुसरण करते हुए बुक्का देकर सम्मानित करेंगे चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, हरियाणा के वो दीप जिनमें हरियाणा का किसान, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षित, बेरोजगार युवा। बड़ा आशीर्वाद है राज्यपाल का जगदीश शर्मा जी को। हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसका अनुसरण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं राज्यपाल की तरफ से। और पलवल की सरदारी की तरफ से पगड़ी बांधकर से ताकत से संवैधानिक तरीके से रखते हैं जो रणदीप सुरजेवाला जी रखते हैं। चौधरी रणदीप सुरजेवाला, चौधरी रणदीप सुरजेवाला, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। हम स्वागत करते हैं सर, आपका स्वागत है पलवल की ऐतिहासिक। मैं सभी साथियों से व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें आप। पीछे जो ये चाय का प्रोग्राम था सर, मैं बताना चाहूंगा सुरजेवाला जी को सर, चाय का जोरदार तालियां जगदीश शर्मा जी के लिए। इतनी भारी तादाद में मौसम खराब होने के बाद भी 36 बिरादरी के लोग सभा से आई हैं हमारे, उनसे भी प्रार्थना करूंगा। जिला पार्षद है वो भी स्वागत करेंगे, बहन सविता जी से भी बहुत कर्मठ है सविता जी, बहुत जुझारू। हमारे भाटी साहब, वकील साहब, वो भी स्वागत करें, बहुत जुझारू साथी है हमारे। सर यूथ कांग्रेस में आपके साथ की तरफ से राधे कृष्ण की मूर्ति वीरेंद्र जी, मास्टर ऋषिपाल जी, महेंद्र चौहान जी, सुनील सरोज जी, जो परिवार में हमारे कम और फरीदाबाद के नागरिक ज्यादा हैं, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सुरजेवाला जी, छोटे भाई अजीत जी। संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है और प्रजातंत्र जो है उसको रौंद रही है। 3 प्रांतों में उनको बहुमत मिला, हम स्वीकारते हैं। एक प्रांत में पर कांग्रेस भी जीती और एक प्रांत में ना कांग्रेस जीती ना भाजपा, एक तीसरी पार्टी की सरकार बनी। बहुमत के चलते उनका अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा है और वो विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने 143 सांसदों को सस्पेंड करके, निष्कासित करके साबित कर दिखाया। जो 75 साल में प्रजातंत्र के साथ नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और इस चीरहरण की सजा हर युग में मिलती है और मोदी सरकार को भी देश के लोग प्रजातंत्र के चीरहरण की सजा अवश्य देंगे। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि संसद की अगली सीटें खाली हो जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, जब इस देश के लाखों किसान पलवल के बॉर्डर पर, दूसरी तरफ सोनीपत के बॉर्डर पर और तीसरी तरफ रेवाड़ी के बॉर्डर पर या गुड़गांव के बॉर्डर पर कह लीजिए, जब लाखों किसान न्याय मांगने दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको उग्रवादी, नक्सलवादी, अराजक तत्व बता रहे थे, तो अब किसान का अपमान नहीं हो रहा था। जब 700 किसान शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने नहीं दी, एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री खुद खड़े नहीं हुए, तो क्या किसानों का, शहीद किसानों का अपमान नहीं हुआ था? याद रखिए, तब भी राहुल गांधी जी ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी। मैं पूछता हूं, एक मिनट सिर्फ रुकिए, मैं पूछता हूं कि जब किसानों की बेटियों, हमारी मेडल लाने वाली पहलवानों को संसद के दरवाजे पर वो सिसक रही थी, सिसक कर रो रही थी और दिल्ली पुलिस, भाजपा के नियंत्रण वाली पुलिस उनको सड़कों पर घसीट रही थी, तो किसानों का उस समय अपमान नहीं हो रहा था? मैं एक और पूछता हूं आपके माध्यम से सरकार, मोदी जी और उन सब से जो ये कह रहे हैं, जब किसानों के बेटे जो फौज के जवान हैं, वो जनरल सतबीर सिंह हो, वो हमारी बहन सुदेश मोर हो और सारे हमारे फौजी बैठे थे,
गुहार लगाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की जंतर मंतर पर जब उनके कपड़े फाड़े गए 14 अगस्त की शाम को, उन्हें घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद की गरिमा जाति से नहीं बनती मेरे मित्र, पद की गरिमा कर्तव्य के बोध से बनती है। और जब संविधान पर आक्रमण किया जा रहा हो तो हर प्रकार का विरोध जायज है। रणदीप जी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ही कांग्रेस दुश्मन है? जिस तरह से राजस्थान में नुकसान हुआ, आपस में भिड़ते रही, अब हरियाणा में कई सालों से भिड़ती रही है कांग्रेस। देखिए, मेरा ये मानना है कहीं कहीं वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। वैचारिक मतभेद स्वस्थ प्रजातंत्र की परंपरा है। क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस भी भाजपा जैसी बन जाए, जहां वसुंधरा राजे जी निमंत्रण का इंतजार करती रहें, जहां ओम बिड़ला जी मुख्यमंत्री पद के निमंत्रण का इंतज़ार करते रहें, जहां पूनिया जी चाहे वो अब कामयाब पूरे नहीं हो पाए हों, निमंत्रण का इंतज़ार करते रहें, और एक पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए 7वीं श्रेणी से, 7वीं लाइन से लाकर, केवल इसलिए कि वो मोदी जी की स्टैंप के अनुरूप चलेंगे। राजनीति में पपेट्स को बनाना, जेबी मुख्यमंत्री बनाना, ये प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। जो लोग जमीन से उठकर आए, भाजपा के कार्यकर्ताओं, हमें एतराज नहीं। यहाँ भी तो हमारे पंडित जी 40 साल तक नारनौल महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक संघर्ष करते रहे, पर जब बारी आई तो एक लॉटरी खुली, उसमें श्री मनोहर लाल खट्टर का नाम लिखा मिला, जो कभी हरियाणा भाजपा के लिए जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया था। कम से कम हर पार्टी को, हमारी पार्टी नहीं, उनकी मर्जी है वो किसी को बनाए, पर हर पार्टी को जो उनमें ज़मीन से जुड़े संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। कांग्रेस कम से कम ये नहीं करे। लड़ाई तो कांग्रेस में भी सीएम को लेकर ही है ना, जहां भी है सीएम। मैंने इसीलिए कहा प्रजातंत्र में मतभेद, वैचारिक मतभेद और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रजातंत्र का प्रतीक है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुत्र मोह छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से सोनिया जी ने पुत्र मोह छोड़ा। तो देखिए, किसने कहा ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में कहा। पहले श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी को भी अपने दत्तक पुत्र दुष्यंत चौटाला का मोह छोड़ देना चाहिए, फिर हमसे सवाल। आज केवल आपको इतना कहना चाहता हूं, अगर हम नहीं जागेंगे, हम तो राजनीतिक पार्टी से हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। पर अगर हरियाणा के लोग जागेंगे नहीं तो हरियाणा के वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा और देश, इन दोनों में से वोट का राज खत्म हो जाएगा। आप ना कोई जिला परिषद का मेंबर होगा सबीर जैसा, ना कोई विधायक होगा, ना सांसद होगा। इस समय आज जो देश के हालात हैं उनमें देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है देश की सरकार के द्वारा। पहली बार 75 साल में एक ऐसी सरकार आई जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर आक्रमण बोल रखा है। आप कहेंगे भैया हमारे ऊपर तो कोई हमला बोले, किसानों पर, दुकानदारों पर, गरीबों पर, अनुसूचित जाति पर, पिछड़े वर्गों पर। अगर आपसे बोलने का अधिकार, वोट का अधिकार, एमएलए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति चुनने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार जो आज की सरकार छीनना चाहती है वो छीन लिया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। प्रजातंत्र अगर खत्म हो गया तो ना कोई किसान की बात सुनेगा, ना दुकानदार की सुनेगा, ना किसी गरीब की सुनेगा, ना किसी और बिरादरी की सुनेगा। और आज प्रजातंत्र पर हमला बोला जा रहा है। पहली बार 75 साल में ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 141 एमपी संसद से ही बाहर निकाल दिए। हम कुछ नहीं कह रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि सरकार को जवाब देना चाहिए किन हालात में जो उन बच्चों ने किया, चाहे उन्होंने वो रंग वाला पटाखे चलाए, अगर वो कोई जहरीली गैस होती तो सब लोग मर सकते थे। तो मैं इसलिए, ईश्वर भाई हैं, सुरेश भाई यहाँ खड़े हैं,
देवेंद्र भाई साहब से एक दिन बात कर रहा था, अगर कहीं कोई उग्रवादी होते तो शायद आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। पर क्या कारण है जो इस देश के बेटों को, बेटियों को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वो अपनी संसद पर ही हमला बोल दें, वो अपनी संसद के अंदर ही कूद जाए, वो जो उन्होंने अपनी वोट डाल के चुनी है, वो शायद जो इतनी बड़ी बेरोजगारी और महंगाई, राहुल गांधी जी ने कहा कि शायद इतनी भीषणतम बेरोजगारी और महंगाई इस देश के अंदर इस समय है, पेट पालना, पेट काटने की बात हो गई है। पेट काटकर परिवार का गुजारा आदमी चला रहा है। आप सब जो आप यहां बैठे हैं, मध्यम वर्ग के लोग, कोई किसान हो सकता है, कोई और छोटा मोटा व्यवसाय या कर्मचारी भी हो सकता है, आप अपने मन से पूछ लीजिए, जिस प्रांत के अंदर सरकार ये कहे कि तुमको पलवल में रोजगार नहीं दे सकते, फरीदाबाद में नहीं दे सकते, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ में नहीं दे सकते, सिरसा, फतेहाबाद में, जींद, कैथल में, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत में नहीं दे सकते, इजराइल में नौकरी देंगे। मनोहर लाल खट्टर जी अब ये कह रहे हैं इजराइल में बालकों को नौकरी देंगे। अरे भाई यही देंगे, 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है, 47 बार पेपर बिक चुके, लीक हो चुके। आपके घर में भी बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों जो नौकरियों की आस में लाखों रुपया लेके हमने पढ़ाए, खर्च करे बच्चों के ऊपर, हजारों रुपया इनकी पेपर की तैयारी में खर्च होते। कोई एकेडमी में जाता है, कोई कोचिंग सेंटर जाता है, तो कहीं जा रहा है तो कहीं जा रहा है, आखिर में जब पेपर की बात आती है वो लीक हो जाता है। कोई बीजेपी के स्कूल से, कॉलेज से बिक जाता है, कोई कहीं और से, कहां जाए। इसलिए आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एक एक इलाके से अपना आधा आधा किला जमीन का जो उनके हिस्से आता है वो बेचकर विदेश जाने पर मजबूर है। फरीदाबाद भाई प्रॉपर्टी डीलर फैसला करेंगे कौन सी सड़क से कौन से गांव को रास्ता मिलेगा। और क्या राजनीतिक आदमी ही प्रॉपर्टी डीलर बन गए तो प्रॉपर्टी डीलर अपना धंधा कैसे चलाएंगे? राजनीति प्रॉपर्टी डीलर की दुकान तो नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति को भी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान बना दिया। और आपके यहाँ तो एक मामा जी भी है, आपको तो पता है, आप समझ गए मैं क्या कहने लग रहा हूँ। अब मुझे तो पता नहीं कितनी दुकानें, मामा जी वाली दुकान में जाएं, छोरे वाली में जाएं, और किसी वाली में जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब कौन सी दुकान में जाएं। तो इसलिए इतनी दुकानें खोल रखी हैं, और उन दुकानों का आखिरी जो तरीका है, आखिरी जो सार है, वो पैसा लेना है। तो कितनी देर और लूटेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं राजनीति को बदलने की, हम कोशिश कर रहे हैं एक नई राजनीति के निर्माण की, हम कोशिश कर रहे हैं उस राजनीति के निर्माण की जहां आपका नुमाइंदा आपके बीच से आएगा और आपको जवाब देगा। इस राजनीति का पदार्पण, इस राजनीति की शुरुआत हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुए एक प्याला चाय का पीना है, मुझे नहीं पता था इन्होंने एक छोटी सी सभा भी प्रेम भरी, वो भी उसका साथ आयोजन किया है। मैं आप सबका जो सब प्रेम भाव से जगजीत भाई के लिए आए हैं, सारी सरदारी आई है, तो मैं आप सबका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ।